नमस्कार, मेरा नाम कृतिका साहा है और मैंने त्रिपुरा सिविल सर्विस 2020 की परीक्षा में रैंक 1 हासिल किया है, जहां पे मेरा चयन डिप्यूटी कलेक्टर के एज अ डिप्यूटी कलेक्टर हुआ है। आज डीकेटी के माध्यम से मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी और त्रिपुरा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, मेरा नाम कृतिका है। मैंने इस प्रिपरेशन को वाइल वर्किंग ही किया है। इस एग्ज़ाम को मैंने एज वाइल वर्किंग ही क्रैक किया है, बिना कोचिंग के। मेरी जो स्कूलिंग रही है वो इंडिया के काफ़ी सारे जगह से हुई है, क्योंकि मेरे पापा एक पीएसयू में जॉब करते थे और उनकी ट्रांसफ़रेबल जॉब रही है। मेरी 10th और 12th मैंने कोलकाता से की है, केंद्रीय विद्यालय बालीगंज से। उसके पश्चात मैंने अपना बीटेक एनआईटी दुर्गापुर से किया है, जहाँ से मैं 2012 में पास आउट हुई और कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुआ था, जहाँ मैंने 2012 से 2016 काम किया था। वहाँ काम करते करते मुझे मेरी इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज के तरफ धीरे धीरे बढ़ती गई। जब मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को प्रिपेयर करते हुए देखा और मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स को मैंने यूपीएससी क्रैक करते हुए देखा, तो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा यूपीएससी की तरफ बढ़ने लगा। ये इंक्लिनेशन मेरा ग्रेजुअल रहा है। मेरा बचपन से कभी भी सपना नहीं रहा है कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं। ये मुझे विथ एक्सपीरियंस एंड विथ टाइम मेरा ये जो इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज की तरफ आया है। सो वाइल वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर कंपनी, I appeared for SSC CGL in 2015, wherein I cracked the exam in my first attempt, and I got appointed as Assistant Section Officer in the Central Secretariat Service in New Delhi. मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की जॉब छोड़ के इस गवर्नमेंट जॉब को लिया 2016 में ही, और उसके बाद से ही मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी 2017 से स्टार्ट की। मैंने अपनी प्रिपरेशन बिना कोचिंग के ही की है अभी तक, एंड वाइल वर्किंग ही मैंने अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यूड रखी। त्रिपुरा सिविल सर्विस में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसके लिए भी मैंने वाइल वर्किंग ही जो है मैंने ये एग्ज़ाम निकाला है। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा सिविल सर्विस की स्ट्रैटेजी के बारे में। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है त्रिपुरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, एक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज। त्रिपुरा सिविल सर्विस का सिलेबस जो है वो 2018 में चेंज हुआ था, जिसके बाद क्वेश्चन पैटर्न और जो कंटेंट है सिलेबस का वो काफ़ी चेंज हुआ। सिलेबस चेंज के बाद 2019 और 2020 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ न्यू पैटर्न के बेसिस पे। जो 2020 वाला एग्ज़ाम था उसमें मैंने जो 2019 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको काफ़ी रेफ़र किया अपने प्रिपरेशन के लिए। बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम, आपको सबसे पहले सिलेबस अच्छे से देखना है। ये जो सिलेबस है काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है और काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें दे हैव अलॉटेड मार्क्स फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और द सब टॉपिक्स हैव बीन गिवन क्वाइट नाइसली, काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितना कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी मैंने कैसे किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्रीलिम्स और मेंस को आपको साथ में लेके ही आपकी प्रिपरेशन आपको करनी है। इसमें आप प्रीलिम्स और मेंस में जो है कुछ स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश होता है, मैथ्स और रीजनिंग होता है, तो उस पे आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि वो काफ़ी आपको स्कोर लाने में हेल्प करता है। इंग्लिश के लिए इन प्रीलिम्स, इंग्लिश और मैथ्स के लिए मैंने अलग से कभी प्रिपेयर नहीं किया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मैंने उसी को रेफ़र करके अपनी प्रिपरेशन की। देन वी कम टू इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मैंने स्पेक्ट्रम से और एनसीईआरटी के क्लास 8 और 12th के टेक्स्ट बुक से कवर किया। इंडियन ज्योग्राफी आता है उसमें, जिसके लिए एनसीईआरटी के क्लास 11th और 12th के टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है। देन वी हैव इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए we have class 11th and 12th NCERT, which is more than sufficient. Regarding Tripura का geography, history, art and culture, मेरे पास कोई specific books नहीं थी त्रिपुरा related. मैंने entirely online prepare किया है त्रिपुरा related information के लिए। प्रीलिम्स में आपका MCQ फॉर्मेट आता है और एक ही पेपर होता है जिसमें आपका GS और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स जो है वो MCQ फॉर्मेट में आता है और उसमें वो 200 मार्क्स का आता है। उसमें जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना स्कोर कंसिडरेबली बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज कट ऑफ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट वी कम टू मेंस प्रिपरेशन। मेंस में जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है और उसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। पहले 2 पेपर लैंग्वेज पेपर होते हैं और उसके बाद के 4 GS पेपर्स होते हैं। फर्स्टली हम लैंग्वेज पेपर पे आते हैं। वो ईच 100 नंबर का एक पेपर होता है और वो बहुत स्कोरिंग होता है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से लैंग्वेज पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपके मार्क्स कंसिडरेबली बढ़ सकते हैं। लैंग्वेज पेपर 1 की बात करें तो उसमें आपके ऐसे आते हैं 2 400 वर्ड्स ईच के, साथ में रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिस राइटिंग आता है, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको फॉर्मेट अच्छे से देखना है रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिस राइटिंग का। ऐसे आपको वेल स्ट्रक्चर्ड लिखने हैं और एसेस को वे बिफोर आप एग्ज़ाम देने से पहले आप कुछ एसेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, यू कैन ईज़िली डू इट विथ प्रैक्टिस। नेक्स्ट वी कम टू लैंग्वेज पेपर 2, जिसमें 50 मार्क्स इंग्लिश ही आता है एंड द रेस्ट 50 मार्क्स जो है वो ईदर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश और बंगाली और कॉकबोरोक आता है। सो मैंने ऑल्टरनेटिव इंग्लिश ऑप्ट किया था। ये ऑप्शन आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको भरना है। रिगार्डिंग पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 2, उसमें आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं जो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हाइल रेफरिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन यू हैव ऑफिशियल लेटर राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का पार्ट है उसमें आपको 3 प्रोजेस और 3 पोएट्री जो है वो सिलेबस में मेंशन्ड है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा दोनों लैंग्वेज पेपर्स बहुत स्कोरिंग है, उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दोज पेपर्स। नेक्स्ट वी कम टू द GS पेपर्स। GS पेपर 1 इज़ इट कंप्राइजेज ऑफ लॉट ऑफ टॉपिक्स, जैसे कि करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो GS के पेपर्स होते हैं दे आर अ मिक्स ऑफ MCQs, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो उसमें आपको MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी अपनी रखनी है। व्हेन इट कम्स टू GK एंड करंट अफेयर्स,
उसके लिए आप न्यूज़पेपर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया था। साथ में जीके टुडे हैज़ बिन द जीके टुडे वेबसाइट हैज़ बिन वेरी यूज़फुल इन कवरिंग द करंट अफेयर्स पोर्शन। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन मैंने अलग से कुछ पढ़ा नहीं था, बट अगर आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन वीक है तो आप क्लास 7 से क्लास 10 की एनसीईआरटीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। साथ में आप लूसेंट का साइंस मैनुअल भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वी कम टू मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने किसी बुक को रेफ़र नहीं किया था, मैंने बस जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हम आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस के जो नोट्स हैं वो मोर देन इनफ है। उसके साथ आप एनसीईआरटी की क्लास 12 की जो बायोलॉजी बुक है उसमें इकोलॉजी का एक यूनिट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ में भी लास्ट पार्ट जो है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने विजन आईएएस का डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल फॉलो किया था, और त्रिपुरा रिलेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने त्रिपुरा के गवर्नमेंट वेबसाइट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है, विकिपीडिया है, मैंने वही रेफ़र किया था अपने प्रिपरेशन में। नेक्स्ट वी कम टू जीएस पेपर 2 विच इज़ हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर with special reference to Tripura. Now for modern history, I had referred to Spectrum and NCERT class 8th and 12th books. Regarding the history of Tripura, मेरे पास कोई बुक्स नहीं थे, कि मैंने entirely जो है ऑनलाइन सोर्सेस पे और इंटरनेट के माध्यम से मैंने पूरी अपनी प्रिपरेशन की है, जिसमें सर्च करना पड़ता है आपको थोड़ा, क्योंकि मुझे कोई बुक्स अवेलेबल मिली नहीं थी उस टाइम पे। नेक्स्ट वी कम टू आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स, और त्रिपुरा रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने जो है इंटरनेट का ही हेल्प लिया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए एनसीईआरटी के जो 11th 12th के बुक्स हैं ज्योग्राफी के, दे आर मोर देन सफिशिएंट। फॉर ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा उसमें आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स है, सॉइल है, रिवर है और एग्रीकल्चर है, वो भी आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है। यू कैन ईजिली फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट वी कम टू जीएस पेपर 3, which broadly comprises of Indian Constitution and human rights, Indian political system, Indian foreign policy, international institutions and their role in world peace, साथ में the political and administrative system of Tripura। Most topics जो हैं इस पेपर में वो लक्ष्मीकांत से ही कवर हो जाते हैं, तो आप लक्ष्मीकांत को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, उससे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ त्रिपुरा, वो मैंने मोस्टली इंटरनेट से ही देखा है। जो त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आप सिलेबस के साथ मैच करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर देख लीजिएगा। The fourth paper is GS, the last paper is GS paper 4, which is mostly comprising of Indian economy and the economy of Tripura. So for the Indian economy part, मैंने NCERT के क्लास 11th और 12th की economy books को रेफ़र किया था। साथ में मैंने मृणाल सर के जो वीडियोज़ हैं उनको रेफ़र किया था। That is sufficient for your Indian economy part. नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमी ऑफ त्रिपुरा। फॉर दैट मेरे लिए कुछ त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरे आंसर राइटिंग में, मेरे आंसर्स को एनरिच करने के लिए। उनमें से एक रिपोर्ट है त्रिपुरा इकोनॉमिक रिव्यू, एंड दूसरा द सेकंड वन इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ त्रिपुरा। इन दोनों रिपोर्ट्स को आप सिलेक्टिवली रीड कीजिए। They will be very helpful in preparing for various topics related to Tripura, and they will help in considerably enriching your answers.
अब मैं बात करूँगी मेरे आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड ना हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 5 मार्कर क्वेश्चन में आप 2 पेजेस का लंबा आंसर लिखें एंड देन यू विल नॉट गेट टाइम फॉर completing the paper. So you always have to keep in mind कि आपका वर्ड जो है वो लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। एंड सेकेंडली यू हैव टू स्टिक टू योर टाइम लिमिट, आप क्योंकि यू शुड अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा ही किसी ना किसी क्वेश्चन के बारे में। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू कंप्लीट द पेपर and you stick to your word limit and time limit while writing answers, otherwise it gets really lengthy, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी आता है। सो आपको काफ़ी सोच समझ के अपना जो है टाइम एलोकेट करना है फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। आप कितने भी बार अपने मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ भी कर लोगे, तब भी आप अगर एग्ज़ाम डे के दिन अपने आंसर्स को वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं लिख पाओ या फिर आप आधे आंसर्स लिखो तो फिर आपको मार्क्स नहीं आते हैं। सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग बिफोर हैंड, कीपिंग इन माइंड कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है और हर एक क्वेश्चन को आपको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट देना है। आंसर राइटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो तो ज़रूरी है ही, साथ में जो त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वहाँ से आप इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और त्रिपुरा के जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट के उनको आप हाईलाइट कीजिए पढ़ते पढ़ते, और उससे आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपके आंसर राइटिंग को काफ़ी एनरिच कर देगी। क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल थी तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं कि मैं बैठ के आंसर्स लिखूं और नोट्स बनाऊं, तो मैंने मोस्टली अपने नोट्स जो हैं वो ऑनलाइन बनाए थे। और आंसर राइटिंग मुझे जब भी टाइम मिलता था मैंने एग्ज़ाम से पहले किया है। मैं यूजुअली मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट था काफ़ी, तो मैंने अपनी मोस्ट पढ़ाई जो है वो सुबह सुबह की है, और वाइल कम्यूटिंग या फिर जो ऑफिस में ब्रेक्स मिलते हैं उसको मैंने काफ़ी यूटिलाइज़ किया है। और ये जो टाइम कंस्ट्रेंट था मेरा वो मेरे लिए एक बून साबित हुआ, क्योंकि उस लिमिटेड टाइम में मैंने काफ़ी एफिशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो आप थोड़े से लेट बैक हो जाते हो। तो इट हैज़ बीन अ बून फॉर मी, क्योंकि मैंने काफ़ी एफिशिएंटली अपना प्रिपरेशन जो है मैं कंटिन्यू कर पाई वाइल वर्किंग। नाउ वी कम टू द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का ही होता है कंपेयर टू मेंस जो 800 मार्क्स का होता है। मेंस इज़ अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर इन योर सिलेक्शन। सो अब मेंस के आंसर राइटिंग को और प्रिपरेशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू जो है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपकी नॉलेज और आपकी पर्सनालिटी दोनों चेक की जाती है। इंटरव्यू स्टेज के लिए आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना होता है। जब आप अपनी मेंस की तैयारी करते हैं तो जब उस टाइम आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं, एंड दैट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके ओपिनियंस बिल्ड करने में। सो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द पैनल, 4-5 लोगों का पैनल होता है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं जो आपके बॉडी लैंग्वेज को और एक्सप्रेशंस को स्टडी करते हैं। तो जब आप पैनल के सामने बैठते हो तो आपकी नॉलेज और आपकी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हो वो सब चेक किया जाता है। सो इंटरव्यू के टाइम पे यू हैव टू बी योर बेस्ट सेल्फ। आपको प्रिटेंड नहीं करना है कि आपको बहुत कुछ आता है। यू शुड बी हम्बल। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है, देन यू शुड जस्ट clearly tell them that I will look into it, or sorry sir, I don't know the answer. You have to be
शो योर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ देम। नाउ मेरा जो इंटरव्यू था वो उस पैनल में टोटल 4 लोग थे। वहाँ मुझे सबसे पहले मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट इवेंट्स हैं पिछले 2-3 साल के जो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370, देन यू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर विमेन एम्पावरमेंट, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। और वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, तो वेस्ट बंगाल के क्या क्या स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और किस तरीके से हम इन इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस पूछे गए। साथ में दे ऑल्सो आस्क्ड मी टू डिवाइस अ पॉलिसी फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, जो आप मुझे उस टाइम आंसर करना पड़ा। तो दे आस्क्ड मी हाउ शुड वी डिज़ाइन अ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, विच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देन इस तरीके से काफ़ी सारे जो है करंट इवेंट्स पे मुझे क्वेश्चन किए गए। यस, फार्म लॉज पे मुझे काफ़ी क्वेश्चंस किए गए, एंड हाउ टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव एंड प्रोडक्टिव, मुझे ये भी पूछा गया। पार्लियामेंट में जो रकस चलता है, जो डिस्टर्बेंसेस चलती हैं, उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए। देन सिविल सर्वेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ये भी पूछा गया कि मैं त्रिपुरा क्यों आना चाहती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी डिस्कशन बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका जो उस टाइम आप कितने कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज़ काफ़ी चेक किया जाता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था। उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो ऑनलाइन उन्होंने शेयर किए थे, मैंने वही रेफ़र किया था। इसमें आपको अलग से कोई सी मॉक इंटरव्यूज़ की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वंस यू प्रिपेयर अबाउट योर बैकग्राउंड एंड वंस यू हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड यू, you just have to present it in a confident manner, and that would be enough for your interview preparation, because उसमें सिर्फ 100 मार्क्स का ही वेटेज होता है और वो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी को मैंने किस तरह से सस्टेन किया है, और किस तरीके से आप भी इस जर्नी में मोटिवेटेड रह सकते हो। सो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है पर्पस, कि आपको इस चीज़ की प्रिपरेशन क्यों करनी है। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। दे कैन बी योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेम्बर्स और योर पेरेंट्स हु मोटिवेट यू टू परस्यू अ करियर इन सिविल सर्विसेज। The reason for the reasons can be many, but in order to sustain yourself in this journey, you have to keep yourself motivated. For that you need to have a strong sense of purpose. साथ में आपको इस प्रिपरेशन में हो सकता है काफ़ी फेलियर और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट और काफ़ी अनसर्टेनिटी फेस करना पड़े। उस सिचुएशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है पर्टिकुलरली, कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपको परसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन में। आपको अपना पढ़ने का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन करना है। उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए आपके लिए जो ज़रूरी है वो है अपने आप को टेस्ट करना बार बार। आप मॉक टेस्ट्स बार बार देते रहो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, जो आपके जो ड्रॉबैक्स है उनको हाईलाइट करता है और आप अपने वीकनेसेस पे वर्क कर सकते हो। साथ में आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील हो, आप अपने लिए जो गोल्स हैं, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो डेली गोल्स हैं, वीकली गोल्स हैं और जो मंथली आपके गोल्स हैं, जो आपने अपने टाइम टेबल में बनाया होगा, उनको ज़रूर अचीव करने की कोशिश कीजिए। और जब आप उन गोल्स को अचीव करें तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर करें।
वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है. यू कैन गो आउट एंड ईट, यू कैन टॉक टू अ फ्रेंड, यू कैन वॉच अ मूवी. द रिवॉर्ड्स कुड बी सिंपल एंड इससे बस ये होना चाहिए कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश होना चाहिए. साथ में अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल कट ऑफ ना करें. कीप टॉकिंग टू पीपल, कीप मिक्सिंग अप विद पीपल. जो भी प्रिपेयर करते हैं वो काफ़ी यंग होते हैं, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाएं. ऑब्वियसली प्रेफरेबली विद दोज जो इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं. साथ में सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, दे कुड बी फ्रेंड्स और फैमिली. सोशल मीडिया जो है वो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए एक बूंद साबित हो सकती हैं. जैसे कि यूट्यूब जो है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है. यूट्यूब में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है. किसी भी चीज़ के लिए नॉलेज आपको चाहिए तो आप यूट्यूब रेफ़र कर सकते हो. साथ में टेलीग्राम में कुछ चैनल्स होते हैं जो आपके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं. जैसे त्रिपुरा सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफ़िकली एक चैनल है TPSC ऑप्टिमिस्ट, उसको आप रेफ़र कर सकते हो. वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. उसके अलावा सोशल मीडिया पे उतना टाइम आप ना वेस्ट करें, उसको आप एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स ना बनाएं. साथ में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रहें. हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आप इस जर्नी को सस्टेन करें. और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज में अगर आप मान लीजिए आपका नहीं होता है, तो एक डर होता है इंसान के अंदर कि इसके बाद क्या. तो ऑलवेज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप एक प्लान बी अपने लिए रखें, कोई बैकअप ऑप्शन रखें, कोई अलग से आप कोई जॉब के लिए भी ट्राई करते रहें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि इन केस आप फेल हो जाएं तो आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन हो. तो डू नॉट नेगेट द प्लान बी. आप प्लान बी को हमेशा अपने साथ रख के चलिए, तो आप इस जर्नी में ज़्यादा दिन सस्टेन भी कर पाएंगे और आप सक्सेसफुल भी रहेंगे. फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है, एक्सरसाइज और मेंटल स्ट्रेंथ का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाइए, खेलिए और मेंटल स्टेबिलिटी अपना हमेशा बरकरार रखने की कोशिश कीजिए. तब आप इस जर्नी में श्योरली सक्सेसफुल रहेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इसी के साथ मैं अपनी सिविल सर्विस प्रिपरेशन की जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी कंक्लूड करना चाहती हूँ. और मैं DKT को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने जर्नी को शेयर करने के लिए. धन्यवाद.